क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर से निकला प्लास्टिक, पेपर या कांच आखिर क्या होता है? क्या वो सच में दोबारा किसी काम आ सकता है या बस कूड़े के ढेर में गुम हो जाता है? तो वो जो बोतल आपने कल फेंकी थी, या वो किसी नई बोतल में बदलेगी या लैंडफिल में दफन हो जाएगी? रिसाइकलिंग सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक लंबा तकनीक और बेहद दिलचस्प प्रोसेस फैक्ट्री लेवल का। तो चलिए जानते हैं एक आम कचरा कैसे बनता है दोबारा इस्तेमाल होने वाला नया प्रोडक्ट। पूरा प्रोसेस शुरुआत से लेकर अंत तक। रिसाइकलिंग के प्रोसेस की शुरुआत होती है कचरे को इकट्ठा करने से, लेकिन इसका असली असर तब दिखता है जब लोग अपने घरों में ही ड्राई वेस्ट और वेट का नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट को सही तरीके से अलग करना शुरू करते हैं। चाहे वो नगर निगम की गाड़ी हो जो रोज कॉलोनी से गार्बेज उठाती है, या फिर कोई इंसान जो खुद अपने घर का रिसाइकेबल मटेरियल लेकर ड्रॉप ऑफ सेंटर तक जाता है। हर कदम की अहमियत होती है। बड़े बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट भी कमर्शियल रिसाइकलिंग सर्विस के जरिए स्पेशली मैनेज होता है। लेकिन ये पूरा सिस्टम तब सही से काम करता है जब आम लोग खुद से इनिशिएटिव लेकर प्रॉपर सेग्रीगेशन करें, क्योंकि अगर शुरुआत में ही कचरा सही तरीके से नहीं छाटा गया तो बाद में MRF यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में सॉर्टिंग करना और भी मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एक बार कचरा इकट्ठा हो जाने के बाद इसे खास जगह पर ले जाया जाता है जिसे MRF कहा जाता है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी या कहें रिसाइकलिंग सेंटर। ये फैसिलिटीज आकार में 7 से 8,000 स्क्वायर मीटर की होती हैं और हर दिन लगभग 400 टन तक का कचरा प्रोसेस्ड कर सकती हैं। यहाँ कचरे को दोबारा इस्तेमाल करने के लायक बनाने के लिए अलग अलग स्टेजेस में प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले रिसाइकलिंग सेंटर पर कचरे से भरे ट्रक पहुंचते हैं और उन्हें टिपिंग फ्लोर पर खाली किया जाता है। ये एक बड़ी खुली जगह होती है जहां सबसे पहले कर्मचारी या कभी कभी मशीनें भी एक जांच करती हैं ताकि ऐसे आइटम को निकाल दिया जाए जो खतरनाक या स्पष्ट रूप से रिसाइकल नहीं हो सकते, जैसे रसायन, गीला कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इसके बाद होता है प्री सॉर्टिंग यानी पहले स्टेज की छटाई, जिसमें बड़े आकार के या आसानी से पहचाने जाने वाले बड़े आकार के गैर रिसाइकल वस्त्रों को मैनुअली हटाया जाता है, जैसे मोटे प्लास्टिक के टुकड़े, कार्डबोर्ड के बड़े बक्से या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। इस प्रोसेस में ह्यूमन वर्कर्स का रोल अब भी क्रिटिकल होता है, क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें मशीन्स एक्चुअली पहचान नहीं पाती। लेकिन जैसे ही मैनुअली हटाए गए नॉन रिसाइकेबल बाहर हो जाते हैं, तब एंट्री होती है एडवांस ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी की। फिर वेस्ट को कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और उसे सीरीज ऑफ सॉर्टिंग मशीन से पास कराया जाता है। इसमें स्क्रीन्स का इस्तेमाल होता है जो कूड़े को उसके साइज के आधार पर अलग करते हैं। एयर क्लासिफायर्स हवा के जरिए हल्के और भारी मटेरियल्स को छांटते हैं। मैग्नेट्स आयरन बेस्ड मेटल को अट्रैक्ट करके अलग करते हैं, और ऑप्टिकल सेंसर प्लास्टिक को उनके कलर और रेजिन टाइप के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद एयर जेट्स इन आइडेंटिफाइड आइटम्स को प्रिसाइज हवा के ब्रश से अलग करते हैं, जिससे पूरी शॉर्टिंग प्रोसेस और भी ज्यादा फास्ट और इफिशिएंट हो जाती है। उदाहरण के लिए रोटेटिंग स्क्रीन्स छोटे और बड़े प्लास्टिक को उनके साइज के बेसिस पर अलग करते हैं। छोटे पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं जबकि बड़े आगे बढ़ते हैं। स्टील और आयरन से बने फेरस मेटल को सेपरेट करने के लिए पावरफुल मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। वहीं ऑप्टिकल सेंसर प्लास्टिक और उसके रेजिन टाइप के कलर के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं, और एयर जेट्स का इस्तेमाल हल्के मटेरियल्स जैसे पेपर, प्लास्टिक और भारी आइटम्स से अलग करने के लिए किया जाता है। हालांकि सिस्टम एडवांस्ड है, लेकिन मैनुअल लेबर की जरूरत अभी भी बनी रहती है। कन्वेयर बेल्ट के दोनों ओर खड़े वर्कर्स उन आइटम्स को निकाल लेते हैं जिन्हें मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाती। यह स्टेप एक्सट्रीमली क्रूशियल होता है ताकि रिसाइकेबल मटेरियल्स की क्वालिटी बनी रहे। जब सारी चीजें शॉर्ट हो जाती हैं तब उन्हें बालिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें प्लास्टिक, पेपर, एल्युमिनियम और कार्डबोर्ड जैसी चीजों को कंप्रेस करके बड़े स्क्वायर बॉल्स में बदल दिया जाता है। इससे उन्हें स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाता है। ये बॉल्स तब तक स्टोर्ड रहती हैं जब तक उन्हें किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ना भेजा जाए। छटाई के पूरे प्रोसेस के बावजूद कुछ चीजें बच जाती हैं जिन्हें रिसाइकल करना संभव नहीं होता। इन्हें रिड्यूस कहा जाता है।
यानी ऐसे टुकड़े या वस्तुएं जो ना दोबारा इस्तेमाल के लायक होती हैं और ना ही उन्हें किसी नए उत्पाद में बदला जा सकता है। इनमें गंदगी से सना हुआ प्लास्टिक, पतली पॉलिथीन, फूड वेस्ट या कभी कभी ऐसे रसायन शामिल होते हैं जो न केवल रिसाइकल के लिए यूजलेस होते हैं बल्कि मशीनों और एनवायरनमेंट के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे कचरों को या तो लैंडफिल में डाल दिया जाता है या फिर इंसिनरेशन यानी जलाने के प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि उसका सेफली डिस्पोज किया जा सके। वहीं दूसरी ओर जो मटेरियल छांट लिए जाते हैं जिन्हें बालिंग प्रोसेस के बाद बड़े बड़े क्यूबिक ब्लॉक्स में बदल दिया जाता है, उन्हें उनके खास रिसाइकल प्लांट्स में भेजा जाता है जहां हर तरह के मटेरियल के लिए प्रोसेसिंग का तरीका अलग होता है। जैसे पेपर, प्लास्टिक, कांच और मेटल्स के लिए पेपर का प्रोसेस सबसे पहले उस छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काटने से शुरू होता है, जिसके बाद पानी में घोलकर उसे गाढ़े पल्प में बदल दिया जाता है। इस पल्प को स्पेशल केमिकल से साफ किया जाता है ताकि उसमें मौजूद स्याही, गोंद या किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज हटाई जा सके। जब ये पूरी तरह से साफ हो जाता है तब इसे सुखाकर नई चीजें जैसे नोटबुक, टिश्यू पेपर, अखबार आदि बनाए जाते हैं। प्लास्टिक की प्रोसेसिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। सबसे बड़े इसे अलग अलग टाइप में बांटा जाता है जैसे पीईटी, एचडीपी, एलडीपी आदि। फिर इस प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, साफ किया जाता है और अंत में पिघलाकर उसे एक छोटे से दाने यानी कि ग्रेन्युल या पैलेट्स में बदल दिया जाता है। यही पैलेट्स बाद में नई बोतलें, पाइप, बाल्टियों और बाकी यूजफुल आइटम्स में बदल दिए जाते हैं। कांच को पहले क्रश किया जाता है और फिर क्लेट नामक छोटे छोटे कांच के टुकड़ों में बदल दिया जाता है। इन्हें मेल्ट करके फिर से नए कांच के जार, बोतलें, ग्लास आदि बनाए जाते हैं। ये प्रोसेस न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होती है बल्कि ये नई कांच बनाने की तुलना में लगभग हाफ एनर्जी का यूज करती है। फिर मेटल, स्टील और एल्युमिनियम को हाई टेम्परेचर पर पिघलाकर या तो इनगोट्स में ढाला जाता है या फिर पतली सीट्स में। इन्हें बाद में कंस्ट्रक्शन वर्क्स, केन मेकिंग, ऑटो पार्ट्स और बाकी इंडस्ट्रीज में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। जब ये सारी प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तब नए प्रोडक्ट तैयार होते हैं। यही वो प्रोडक्ट होते हैं जो आपको दुकानों में मिलते हैं जैसे रिसाइकल्ड पेपर से बनी नोटबुक, रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी बोतलें या फिर कांच के जार। इनकी क्वालिटी कई बार वर्जिन मटेरियल से बने सामान के बराबर होती है। कस्टमर जब इन चीजों को खरीदते हैं तो वो खुद अनजाने में रिसाइकलिंग चेन को आगे बढ़ा रहे होते हैं। अब सवाल उठता है कि हर वो चीज जो हम रिसाइकल डस्टबिन में डालते हैं वाकई रिसाइकल होती हैं? इसका जवाब है नहीं। आंकड़ों के अनुसार लगभग 60% मटेरियल ऐसे हैं जो हम रिसाइकल समझकर डस्टबिन में डालते हैं जबकि वास्तव में वो रिसाइकल नहीं हो पाती हैं। इनके पीछे कई वजह होती हैं जैसे टेक्नोलॉजी की कमी, सही प्रोसेसिंग यूनिट का अभाव, आर्थिक लागत या फिर कंटामिनेशन यानी गंदगी की वजह से उनका यूज ना हो पाना। तो फिर ऐसा कचरा जाता कहाँ है? ज्यादातर तो लैंडफिल में डाल दिया जाता है। लैंडफिल वो एरिया होता है जहाँ कचरे को जमीन में गहराई में दबा दिया जाता है ताकि वो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए। लेकिन ये भी एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इससे जमीन में सीपेज होकर ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो सकता है और मीथेन जैसी गैसों का एमिशंस हो सकता है जो एक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। इस पूरे प्रोसेस से एक बात साफ होती है कि रिसाइकलिंग केवल एक वैज्ञानिक प्रोसेस नहीं बल्कि एक सोच है। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें सरकार, इंडस्ट्री और आम जनता की भी भागीदारी जरूरी है। जब हम जागरूकता से रिसाइकिल करते हैं, सही ढंग से कचरा अलग करते हैं और दोबारा यूज की जाने वाली चीजों को चुनते हैं तभी हम एक अच्छे, स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये था प्लास्टिक के रिसाइकलिंग का पूरा प्रोसेस। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम सच में रिसाइकलिंग को सिर्फ डस्टबिन तक सीमित मानते हैं? क्या हम अपनी एक छोटी सी आदत बदलकर इस पूरे सिस्टम को बेहतर नहीं बना सकते? क्यों ना आज से ही शुरू करें, सही कचरा सही जगह पर डालकर अपने बच्चों के लिए एक साफ, सुरक्षित कल बनाने की ओर पहला कदम उठाएं। आखिर जब हर बोतल, हर कागज, हर प्लास्टिक का टुकड़ा एक नई जिंदगी पा सकता है तो क्या हम उन्हें वो मौका नहीं देंगे? आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।